गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ आकिब सिद्दीकी। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th की फिजिक्स के एक चैप्टर जिसका नाम है डीसी सर्किट्स एंड मेजरमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी को लेक्चर 1, 2 और 3 में कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के जस्ट आगे वाला चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है डीसी सर्किट्स एंड मेजरमेंट्स। बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है तो ये है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी का मेजर एप्लीकेशन यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो हमें ये देखना है कि डीसी करंट का सोर्स क्या होता है। तो अगर हम लोग देखें तो सोर्स ऑफ डीसी करंट, तो इसका सोर्स बेसिकली जो होता है उसे बोलते हैं बैटरीज। और बैटरीज कैसे बनती हैं? कई सारे सेल को मिला के, सेल प्लस। अगर एक से ज़्यादा सेल का कॉम्बिनेशन यूज़ हो रहा है तो उसे बोलते हैं बैटरीज। ठीक है, अब बैटरीज करती क्या है? दो काम करती हैं बेसिकली। इफ़ यू हैव अ रिचार्जेबल बैटरी, जैसे कि आपके इन्वर्टर बैटरी है, तो ड्यूरिंग चार्जिंग क्या होता है? जब बैटरी चार्ज हो रही होती है, मतलब ड्यूरिंग चार्जिंग के वक्त इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर रही होती हैं। और ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, जब डिस्चार्ज होती हैं, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग वो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर हुई थी उसको इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में रिलीज कर रही होती हैं। ठीक, अब डीसी करंट के बारे में बात करें तो डीसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़ीरो होती है। अगर टाइम के साथ इनका वेरिएशन देखें तो इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज़ीरो होगी। अगर मान लो ये I0 पे चल रहे हैं तो ये I0 पे ही हर इंटरवल ऑफ टाइम पे आपको वही वैल्यू मिलेगी, हर इंटरवल ऑफ टाइम पे सेम वैल्यू मिलेगी। देख लीजिए, हर इंटरवल पे सेम वैल्यू आपको मिलती जाएगी। तो डीसी करंट हैज़ बेसिकली अ ज़ीरो फ्रीक्वेंसी वाइल ऑल्टरनेटिंग करंट इज़ ऑल्टरनेटिंग इन नेचर। मतलब देखा जाए तो वक्त के साथ ये पलटता रहता है। पहले ज़ीरो से उठा, मैक्सिमम पे पहुंचा, पॉजिटिव, अब फिर ज़ीरो पे आया, मिनिमम पे गया, नेगेटिव, फिर मैक्सिमम पे गया, पॉजिटिव, फिर मिनिमम पे गया, नेगेटिव, फिर मैक्सिमम पे गया। तो ये ऑल्टरनेटली पॉजिटिव और नेगेटिव होता रहता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। और डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? ज़ीरो। फ्रीक्वेंसी का बेसिक मतलब होता है कि एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स कोई भी चीज़ कंप्लीट कर रही है, उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और एक साइकिल जितनी देर में कंप्लीट होती है उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का मतलब क्या है? कितनी देर में एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। और फ्रीक्वेंसी का मतलब है जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो एक सेकंड में कितनी साइकिल्स कंप्लीट हो रही हैं उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो हमारे घरों में आने वाला या जो भी अल्टरनेटिंग करंट के बारे में हम जानते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। इसका क्या मतलब हुआ कि वो एक सेकंड में 50 बार मतलब साइकिल्स को कंप्लीट करती है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझना है। ठीक है, तो ये था हमारे पास सोर्स ऑफ डीसी करंट। अब अगर हम लोग बैटरी के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, बैटरी एक ऐसा अरेंजमेंट होता है, अगर इन्वर्टर बैटरी को देखें तो एक यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल होता है, और अंदर कुछ ऐसे प्लेट्स वगैरह लगी होती हैं। उस चीज़ के बारे में इतना डिस्कशन आपके सिलेबस में नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि बैटरीज आर द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वेयर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग चार्जिंग, एंड दैट स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन द बैटरी इज यूज्ड और व्हेन द बैटरी इज डिस्चार्ज्ड। तो जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में स्टोर हो रही होती है तो उसको क्या बोलते हैं? चार्जिंग। तो पहली कंडीशन है चार्जिंग ऑफ द बैटरी, चार्जिंग बैटरी। याद रखिएगा इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, ये क्या है आपका? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जब करंट नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब चार्जेस का फ्लो होगा तभी तो मिलेगा। तो जब इसमें फ्लो करता है इस फ्लूइड के थ्रू, तो ये फ्लूइड एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है, दैट इज कॉल्ड एज योर इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं इसको? इंटरनल रेजिस्टेंस।
तो आप लोग इंटरनल रेजिस्टेंस की डेफिनेशन समझ सकते हो, लिख सकते हो कि द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट बाय द इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट करंट के फ्लो में रुकावट पैदा करता है, दैट रुकावट या दैट ऑब्स्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज योर इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब वो बैटरी के अंदर ही थोड़ा सा रुकावट बन रहा है, और बाकी जो भी रेजिस्टेंस बैटरी के बाहर लगा होगा वो तो रेजिस्टेंस होगा ही। तो बैटरी के जो अंदर इलेक्ट्रोलाइट रुकावट पैदा करता है, दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज योर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। और इसका रिप्रेजेंटेशन ये होता है बैटरी का, ये बैटरी की कोर ईएमएफ होती है, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो इलेक्ट्रॉन को फोर्स करती है पूरे सर्किट में घूमने के लिए, जो चार्जेस को फोर्स करती है पूरे सर्किट में घूमने के लिए। तो चार्जिंग के वक्त क्या होता है, बैटरी ये है, बड़ा टर्मिनल पॉजिटिव और छोटा टर्मिनल नेगेटिव, और ये क्या है ईएमएफ ऑफ द बैटरी, और यहाँ पे हमने छोटा सा लगा दिया एक इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। अब मेन बात आती है, ये ए है टर्मिनल, ये आपका बी टर्मिनल है, और आपसे कोई पूछे कि वी ए बी कितना होगा, तो आप बताओगे वी ए बी की अगर बात करें, ड्यूरिंग चार्जिंग वोल्टेज बढ़ेगा या घटेगा बैटरी का? जाहिर सी बात है वोल्टेज बढ़ेगा चार्ज होते वक्त, मतलब बैटरी के अंदर करंट आ रहा होगा और इधर से निकल जा रहा होगा। मतलब ओवरऑल ये चीज़ अभी आपको नहीं कंसीडर करना फिलहाल। बैटरी के अंदर करंट आ रहा, तो बैटरी क्या हो रही है, चार्ज हो रही है। अब बैटरी जब चार्ज हो रही होगी तो इसका टर्मिनल वोल्टेज बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा? जाहिर सी बात है बढ़ रहा होगा। तो यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज लिखने का तरीका क्या है, V इज इक्वल टू जो इसकी EMF है वो, अब प्लस जो वोल्टेज आ रहा है, V इज इक्वल टू E प्लस IR। दूसरा है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, दूसरा हम लोग लिखेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ द बैटरी। डिस्चार्जिंग में क्या होता है कि ए टर्मिनल है और ये है, जनरली आपको सर्किट में देखने को मिलेगा। करंट बैटरी से बाहर आ रहा होगा और इसका टर्मिनल वोल्टेज VAB क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? जब बैटरी यूज़ होती है तो उसका वोल्टेज घट जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, EMF माइनस IR। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का केस आप लोग इससे नोट करें। तो आप लोगों को बेसिक आइडिया सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डीसी करंट का हो गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में, जो कि हमें पहले ही पढ़ लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सर्किटरी एनालिसिस है, इस वजह से यहाँ पे हम लोग उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे केसीएल को। इसका नाम है पढ़ा ऐसे कि इसको बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। इससे पहले हम लोग जानेंगे कि ये जंक्शन क्या होता है। याद रखिएगा, जंक्शन एक सर्किट में एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा करंट, दो से ज़्यादा ही ऑब्वियसली, दो से ज़्यादा करंट का आना जाना लगा हो। मतलब जैसे ये पॉइंट है, यहाँ पे करंट आ भी रहा है, यहाँ से जा भी रहा है, इधर भी जा रहा है, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा आपका, जंक्शन कहलाएगा। दो से ज़्यादा होने चाहिए वहाँ पे, हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो, लेकिन 2 से ज़्यादा होने चाहिए। तो जंक्शन क्या है, जहाँ पे दो से ज़्यादा करंट का आना जाना लगा हो, ठीक। और वहाँ पे करंट रुकता तो है नहीं, नेट करंट कितना होगा, 0 होगा। तो एट एनी जंक्शन वी हैव नेट करंट आई नेट। नेट करंट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कैसे, मतलब कि जितना करंट आ रहा है, आई इनवर्ड एक तरफ रख दो, दूसरा तरह से इसको समझिए, आने वाले सबको एक तरफ जोड़ के लिख दो, बराबर जाने वाला। जितना आया होगा उतना ही तो करंट गुजरेगा। जैसे मान लो कि आपके पास गिफ्ट आया, मान लो बर्थडे में 100 रुपये कोई दे के गया, कोई 100 रुपये और दे के गया, ठीक है, कोई 500 रुपये दे के गया, ठीक। तो जितना इनपुट हुआ होगा उतना ही तो आप खर्च करोगे। अज्यूम करना है कि आपके पास पहले से कुछ नहीं था, तो ये कितना आया, 5 + 100 + 100, ये कितना आएगा, 700। तो जितना आपने खर्च किया वो क्या था, जितना आपको मिला,
डजेंट मैटर कि कितने सोर्सेज से मिला आपको, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग इसको समझने का बेस्ट तरीका ये है कि जैसे ये है मान लीजिए 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, यहाँ से 6 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो यहाँ से कितना जाएगा भाई, ये दोनों जुड़ जाएंगे उतना ही तो जाएगा ना, यहाँ से 9 एम्पियर का करंट जाएगा, ठीक। जैसे मान लो यहाँ से 2 एम्पियर का, हाँ ये भी लग सकता है यहाँ पे, यहाँ से 1 एम्पियर का, यहाँ से 6 एम्पियर का, यहाँ से कितना करंट जा रहा होगा, यहाँ से सबको जोड़ दीजिए, ये जंक्शन है ना, 6 1 7 2 9 9 एम्पियर्स का करंट जा रहा होगा। जैसे कह दें यहाँ से 10 एम्पियर्स का आ रहा है, यहाँ से 6 एम्पियर का जा चुका है, यहाँ से 2 एम्पियर का आ रहा है, नहीं मान लो 2 एम्पियर का आ रहा है, यहाँ से कितना जा रहा होगा। अगर इसको लॉजिकली भी सॉल्व करना चाहोगे तो सॉल्व कर लोगे। 10 + 2 टोटल करंट यहाँ कितना आया 12 एम्पियर, 6 एम्पियर जा चुका, ये कितना बचेगा 6 एम्पियर। अरे टोटल करंट 10 + 2 12 एम्पियर्स आया, 6 एम्पियर चला गया, अब यहाँ से कितना जाएगा, ऑब्वियसली 6 एम्पियर्स जाएगा। क्लियर है ये चीज़। अब देखो इसको फॉर्मूले से कैसे करना है, याद रखिए, ये लगाइए या ये लगाइए, दोनों ही आसान है। बस करना ये है कि जो चीज़ आ रही है उसको पॉजिटिव ले लो और जो चीज़ जा रही है उसको नेगेटिव कर दो, टोटल रिजल्ट कितना कर दो 0। जैसे मान लो ये इसको अगर हम करना चाहें तो आने वाला कौन कौन सा है 6 + 3, इनको पॉजिटिव लिख दो, और जाने वाला कौन सा है, क्या 0 आ रहा है, यस। इसमें देख लो आने वाला कौन कौन सा है, देखो 1 + 6 + 2, और जाने वाला नेगेटिव कर दो, देखो 0 आएगा कि नहीं आएगा। अब इसमें क्या है, इसकी हेल्प से हम लोग कुछ और कर सकते हैं। जैसे ये है, जैसे ये 12 एम्पियर आया, ये 3 एम्पियर आया, ये x एम्पियर गया, और यहाँ से मान लो 8 एम्पियर चला गया, यहाँ से कितना जाएगा। अब जंक्शन पे आने वाला तरीका क्या है, जितने आ रहे हैं सबको पॉजिटिव लिखो और जितने जा रहे हैं सबको क्या कर दो नेगेटिव लिख दो। तो 12 + 3 ये दोनों आ रहे हैं ना, तो ये दोनों प्लस में लिख दिया, और जो जा रहा है उसको माइनस में लिख दो, -8 और -x, ये बराबर कितना कर दो, तो 12 + 3 15 में से 8 गए 7, तो 7 = x उधर ले जाओ, तो x = कितना जा रहा होगा यहाँ से 7 एम्पियर, यहाँ से कितना जा रहा होगा 7 एम्पियर्स, ठीक। एक चीज़ यहाँ पे और समझनी है, जैसे मान लो बेटा कि ये है, यहाँ से 5 एम्पियर का करंट आ रहा है, यहाँ 2 एम्पियर जा चुका है, तो यहाँ क्या कितना आएगा 3 एम्पियर्स आएगा। ये निकाला कैसे हमने, ये ऐसे ही तो निकाला ना, 5 में से जितना जा चुका है उतना ही तो यहाँ बचेगा, 5 में से जितना जा चुका है 5 - 2 करेंगे ना। जैसे एक और एग्जांपल कि जैसे मान लो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे I अमाउंट ऑफ करंट आ रहा है, ये सर्किट में काम आएगा, यहाँ से I अमाउंट ऑफ करंट आ रहा है, इधर I1 जा चुका है, तो यहाँ कितना जाएगा, I में से I1 घटा दो। क्लियर। जैसे यहाँ से मान लो I2 करंट आ रहा है, यहाँ से I3 जा चुका है, कितना जा चुका है I3, तो यहाँ कितना जाएगा I2 में से I3 घटा दो। ये कॉन्सेप्ट उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसे बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। इसे नोट करें आप लोग जल्दी से। अब देखिए ये कंप्लीट हो गया, ये हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा पूरा। जंक्शन पे आने वाला नेट करंट बराबर जाने वाला होगा, या आने वाले को पॉजिटिव लो जाने वाले को नेगेटिव लो, बराबर 0 कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, तब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, सीरीज और पैरेलल कैसे डिसाइड होता है। तो पहले हम एक काम करते हैं, KCL और KVL कर लेते हैं। KVL की बात करें, KVL इसको बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये लॉ कहता है कि नेट वोल्टेज ड्रॉप एक क्लोज्ड लूप में 0 होता है। कहाँ के लिए 0 होता है? फॉर अ क्लोज्ड लूप। फॉर अ क्लोज्ड लूप वी हैव नेट वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू 0। मतलब जितना वोल्टेज होगा वो हर जगह पे खर्च होके ओवरऑल 0 कर देगा। वही करंट की तरह है कि आई नेट एक जंक्शन पे 0 और ये क्लोज्ड लूप में 0। क्लोज्ड लूप को मतलब जहाँ से शुरू करो वहीं पे वापस आओ, तो नेट वोल्टेज ड्रॉप कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक, अब ये तो हो गया, इसके एग्जाम्पल्स भी बताएंगे, डोंट वरी। जैसे मान लो सीरीज पैरेलल पहले हम लोग कर लेते हैं, तो थोड़ा सा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा।
सीरीज पैरेलल का मतलब है जहां पे करंट ना बटे वो ब्रांचेज आपस में क्या होती हैं, सीरीज में होती हैं, और जहां पे करंट बट जाए वो ब्रांचेज क्या होती हैं, आपकी पैरेलल में होती हैं। मतलब कि अगर हम बात करें सीरीज की, सीरीज रेजिस्टेंस की, सीरीज में करंट को बिल्कुल वाटर की तरह ट्रीट करना है। यहां पे हमने एक वोल्टेज सोर्स लगा रखा है, प्लस, बड़ी प्लेट प्लस और छोटी प्लेट, हमेशा याद रखिएगा बैटरी की बड़ी प्लेट प्लस और छोटी प्लेट माइनस में होगी। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, R1 लगा दिया और R2 लगा दिया और R3 लगा दिया। याद रखिएगा सीरीज में जहाँ करंट ना बटे वहाँ पे हर रेजिस्टर पर करंट क्या होगा, आपका सेम होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि करंट इज सेम, करंट इज सेम एट ऑल रेजिस्टर्स। हर रेजिस्टर पे क्या होगा, आपका करंट सेम होगा। अगर यहाँ से मान लो I निकला है, ये रूल याद रखिएगा, न्यूमेरिकल करते वक्त बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। देखिए करंट को वाटर की तरफ फ्लो कराइए, कहीं पे बट रहा है, नहीं बट रहा है। तो I करंट अगर निकला है तो वापस I ही आएगा बैटरी के अंदर, ठीक है। अच्छा, करंट सेम होगा तो जाहिर सी बात है वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज इज डिफरेंट एट ऑल रेजिस्टर्स। वोल्टेज क्या होगा, डिफरेंट एट ऑल रेजिस्टर्स। हम ये चाह रहे हैं कि ये पूरा सर्किट इतने ज़्यादा रेजिस्टेंसेस होने के बजाय एक सिंगल रेजिस्टेंस हो जाए, जिसको हम लोग बोले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मतलब हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स रखा है, बहुत सिंपल सा काम हो जाए, I करंट निकला, घूम फिर के वापस I आया, और ये इक्विवेलेंट हो। ये इक्विवेलेंट का मतलब है कि जितना काम सब सेपरेटली कर रहे थे अकेले R इक्विवेलेंट करे, और उसी की हमको यहाँ पे क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो अगर हमें यहाँ पे V इज इक्वल टू निकालना हो तो कितना आएगा, करंट I और R इक्विवेलेंट। ये कंफ्यूज मत होइएगा, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर मिक्स हो सकता है कभी कभी, डोंट वरी। करंट इंटू, ये हमने क्या कहाँ से पढ़ा है, ओम्स लॉ क्या होता है, V बाई आई इज इक्वल टू आर, तो V इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज कितना ड्रॉप हुआ, V1, और यहाँ पे वोल्टेज कितना ड्रॉप हुआ, V2, और यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, V3। तो ये बात याद रखिएगा कि वोल्टेज एक तरह से खर्च होने की चीज़ है। क्या कहे की चीज़ है, खर्च होने की। जैसे मान लो कि आपने 500 रुपीज़ घर से लिया और निकल गए मार्केटिंग करने, आपने 100 रुपीज़ का पेट्रोल डलाया, सबसे पहली चीज़ 200 रुपीज़ में कुछ खा पी लिया किसी फ्रेंड के साथ, ठीक। 100 रुपीज़ किसी फ्रेंड को दे दिया जो वापस नहीं मिलेगा कभी, ये बेसिक रूल है नेचर का। और 100 रुपीज़ आपने किसी गरीब को दे दिया, ठीक। अब आप यहाँ पे ये गौर करिए कि हम इन सबको अगर ऐडअप कर देंगे तो क्या ये 500 से ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा। मतलब जो भी खर्च हुआ है वो जो हमारे पास था उसी में से खर्च हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कि जो भी वोल्टेज खर्च होगा सीरीज में तो खर्च होता है, जाहिर सी बात है, तो वो आउट ऑफ दिस होगा। जैसे अगर हम 500 लिए मान लो है, तो 500 जो खर्च होता जाए उसको माइनस करते जाओ। माइनस क्या आएगा, 100 माइनस 200 माइनस 100 माइनस 100। देखिए क्या आ रहा है, 500 में से 100 गया, कितना बचा, 400, 400 में से 200 गया, कितना बचा, 200, 200 में से 100 गया, 100, फिर 100 गया, 100, टोटल आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। यही कहता है कि एक क्लोज्ड लूप में जितना वोल्टेज खर्च होगा वो टोटल में से ही खर्च होगा, या कहें नेट वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा आपका, 0 होगा। तो ये जो भी वोल्टेज खर्च हो रहा है ना, जितना ये सब हीरो वन है ना, ये किसकी वजह से, क्योंकि ये इतना वोल्टेज सप्लाई कर रखा है। तो जहाँ जहाँ खर्च होगा इन सबको इंडिविजुअली जोड़ दोगे तो किसके बराबर आएगा, इससे ज़्यादा ये खर्च नहीं हो सकते। 500 से ज़्यादा थोड़ी ना खर्च कर सकते हो, जितना पॉकेट में होगा उतना ही जितना। तो V बराबर आपका कितना आएगा ज़रा बताइए, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैश 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 एंड सो ऑन, ठीक। अब V की जगह हम क्या लिख सकते हैं ज़रा बताइए आप, IR इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, क्योंकि I तो सब में सेम है। और V1 क्या होगा बताइए, IR1 होगा, और V2 क्या होगा, IR2, और V3 क्या होगा, सब में I क्यों कर रहे हैं, क्योंकि करंट सब में क्या है, सेम है। तो V1 क्या होगा, IR1, और V2 क्या होगा, IR2, और V3 क्या होगा, IR3। जितने भी लगे वो सबको ऐसे ही ड्रॉप कराते चले। IR इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I कॉमन ले सकते हैं सब में से, क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे
वी नीड टू क्लोज द ब्रैकेट। तो I से I कट गया। तो सीरीज के केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए सारे रेजिस्टेंसेस को सिंपली हमें क्या करना होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। सीरीज में अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो सारे रेजिस्टेंसेस को क्या कर देना है, सिंपली एड अप कर देना है। तो ये हमारा जो भी रिजल्ट आएगा, दैट रिजल्ट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कंप्लीट सर्किट इन विच ऑल द रेजिस्टर्स आर इन सीरीज। अब जब हम पैरेलल करेंगे तो पैरेलल में करंट, यहाँ क्या है, सीरीज में करंट सेम है तो पैरेलल में करंट डिफरेंट, अब वोल्टेज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं पैरेलल सर्किट में। अभी हम उस पर भी आएंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ पे भी सब कवर होगा, डोंट वरी। पैरेलल का मतलब क्या है, जहां पे करंट क्या हो जाए, बट जाए दो जगह पे, दो या दो से ज्यादा। जैसे मान लो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये पैरेलल की बात कर रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस की। तो पैरेलल में ये रजिस्टर है, मान लो ये R1 है, ठीक है, ये आपका क्या है R2 है, और ये आपका क्या है R3 है, और यहाँ पे एक हमारे पास वोल्टेज सोर्स लगा है, बड़ी प्लेट पॉजिटिव और छोटी प्लेट नेगेटिव। क्या होगा, यहाँ से I करंट निकलेगा, कितना भी घूम फिर ले वापस कितना आएगा, I ही आएगा। यहाँ तक करंट आ गया मान लीजिए, ठीक। तो पहले वाले में हमने I1 भेज दिया, दूसरे वाले में I2 भेज दिया, तीसरे वाले में I3 भेज दिया। क्योंकि पैरेलल में करंट क्या हो रहा है, ये जंक्शन है ना, जंक्शन कौन सा पॉइंट होता है जहाँ पे करंट बटता है, तो तीन हिस्सों में बट गया, तो करंट तो क्या हो गया, यहाँ पे क्या लिखेंगे, करंट क्या होगा, करंट डिफरेंट होगा एट ऑल रेजिस्टर्स, एट ऑल रेजिस्टर्स। और वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज सेम एट ऑल रेजिस्टर्स। तो यहां पे V वोल्टेज है ना, तो यही V वोल्टेज यहां पे भी होगा, और यही V वोल्टेज यहां पे भी होगा, और यही V वोल्टेज यहां पे भी होगा। तीनों के अक्रॉस यही V वोल्टेज हो जाएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, सर्किट डायग्राम अगर हम अच्छे से बना दें थोड़ा छोटा सा, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, और ये आपका R3 है, और यहाँ पे वोल्टेज लगा दिया मान लीजिए प्लस माइनस V। तो यही V यहाँ पे, और यही V यहाँ पे, और यही V यहाँ पे, वोल्टेज सेम है। अब हम क्या चाह रहे हैं कि ये सर्किट हट के क्या हो जाए, चाहे सीरीज हो चाहे पैरेलल हो, डिमांड दोनों में सेम होगी कि इतने रेजिस्टेंस पैरेलल में रह के जो मेहनत कर रहे हैं वो एक रेजिस्टेंस करें, जिसको हम लोग क्या नाम दें, इक्विवेलेंट करंट। अब एक बात ईमानदारी से बताओ, I इज इक्वल टू क्या होगा जरा बताओ। यहाँ पे अगर हम I निकालना चाहें क्या आएगा, V/R इक्विवेलेंट आएगा कि नहीं आएगा। अब ये I ही तो तीनों पार्ट में बटा है, देखो तीन हिस्सों में बटा है कि नहीं I। तो आपको अगर देखना है तो आप ये नहीं कह सकते क्या कि I बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डैश डैश डैश। यही तो पढ़ा है ना हमने किरचॉफ्स करंट लॉ में। तो तीनों का सम कर दोगे तो कितना आएगा, आपका I के बराबर आना चाहिए। I बराबर कितना आ रखा है जरा बताओ, V/R इक्विवेलेंट। I1 क्या होगा, V/R1, और R2 क्या होगा, V/R2, और R3 क्या होगा, V/R3 प्लस डैश डैश। अब यू कैन टेक V एज अ कॉमन, कितना आएगा, V ले लिया बाहर तो क्या आएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डैश डैश। V से V क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो यहाँ पे क्या आएगा ज़रा बताइए कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस एंड सो ऑन। तो एक बात यहाँ से क्लियर हो गई कि सीरीज में रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट निकालने के लिए सबको सिंपली ऐड अप करना पड़ता है, और पैरेलल में इक्विवेलेंट निकालने के लिए सबको रेसिप्रोकल करके ऐड करना होता है, और बाद में जो भी रिजल्ट आता है उसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं तो हमें मिल जाता है। ये चीज़ उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। इतना फिलहाल आप लोग नोट करें। फिर डीसी सर्किट्स एंड मेजरमेंट्स, ये लेक्चर नंबर 1 था, इसको लेक्चर नंबर 1 हेडिंग में डाल लीजिएगा। फिर लेक्चर नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे कि केसीएल और केवीएल को और डिटेल में जानेंगे, खास करके केवीएल को। केसीएल तो ऑलमोस्ट पूरा ही पढ़ चुके हैं, ऑलमोस्ट क्या पूरा पढ़ चुके हैं केसीएल। केवीएल को इन्हीं सब थ्योरम्स और टर्मिनोलॉजीज की हेल्प से और डिटेल में समझेंगे। सो मिलते हैं डीसी सर्किट्स एंड मेजरमेंट्स के लेक्चर नंबर 2 में। कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।